Morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 15 September 2020 and the day is Tuesday. We are in the science class 6, as we have completed chapter number 3, which was about plant growth. The answer to the review question will be sent in the form of the PDF file. You can receive this PDF file today. Now we are going to start our next chapter, which is about the habitats. In this chapter we will study the habitat and food chains, how the plants and animals are interdependent to each other. We will discuss all these points one by one. First of all, we will discuss what is habitat and why it is necessary. Habitats, the place where a living thing lives. The place where a living thing lives is habitat. Highlight करें. It is the place where it can find food, shelter, protection एंड मेट्स. ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल वहाँ पर रहते हैं और वहाँ से वो अपने खुराक को लेते हैं, उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों को पता है कि जो फिश है या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में ही रहते हैं, तो वो उनकी हैबिटेट है. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो पानी उनकी हैबिटेट है, वो उनकी जगह है. तो जो प्लांट या एनिमल जिस जिस जगह पर रहता है वो उसकी हैबिटेट कहलाता है, जहाँ से वो फूड ले सकता है, प्रोटेक्शन ले सकता है, शेल्टर ले सकता है. ठीक है, इस पॉइंट को हाईलाइट करें, उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं. The living things shown below lives in the garden. The garden is their habitat. ठीक है, यहाँ पे स्नेल, मशरूम, बर्ड्स, यहाँ पे ये आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ट्री, ये डिफरेंट यहाँ पर आपको एनिमल्स एंड प्लांट्स नज़र आ रहे हैं जो कि गार्डन में रहते हैं और गार्डन इनकी हैबिटेट है. यू कैन आल्सो फाइंड द डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स इफ़ यू हैव द लॉन और गार्डन नियर टू योर होम. आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पर रहते हैं. जो जानवर जहाँ पर रहता है वो उसकी हैबिटेट है. फॉर एग्जांपल, कैमल इज़ द एनिमल ऑफ डेजर्ट, सो द हैबिटेट ऑफ द कैमल इज़ डेजर्ट. Figure 4.1. Are there any living thing in the garden which you cannot see with your naked eyes? Can you identify the living things shown below and their habitats? ठीक है, यहाँ पे ये देखें, आपको ये पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स नज़र आ रहे हैं. फिश है, प्लांट है, कैमल है, डिफरेंट लिविंग थिंग्स डिफरेंट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. तो वो कह रहा है जो आपको फिगर यहाँ पर नज़र आ रही है, ऊपर फंगस आपकी नज़र आ रही है जो स्टोन पर लगी हुई है, तो आपने इन सब की हैबिटेट फाइंड आउट करनी है कि ये सारे कहाँ पे रहते हैं, इनकी हैबिटेट क्या है. नेक्स्ट इज़ as you have seen, a habitat can be as big as an ocean, a desert or forest, or it can be as small as a rotting log or rock. ठीक है, कि वो बड़ी सी बड़ी भी हैबिटेट हो सकती है, वो छोटे से छोटे कोई रॉक के ऊपर भी रह सकते हैं. ट्राई इट आउट. अ गार्डन इज़ अ हैबिटेट. व्हाट आर सम ऑफ द सिमिलर हैबिटेट्स इन द गार्डन? कैन यू आइडेंटिफाई द लिविंग थिंग्स इन दिस सिमिलर इन दिस स्मॉलर हैबिटेट्स? ठीक है, सॉरी यहाँ पर वर्ड स्मॉलर है. तो वो कह रहे अच्छा जी, आपके घर में कोई लॉन होगा या घर के पास कोई भी गार्डन होगा, तो वहाँ पर आपने ऑब्ज़र्व करना है कि कौन कौन से एनिमल वहाँ पर रहते हैं. तो उनकी लिस्ट आपने बनाकर एक स्टिकी नोट पर यहाँ पर पेज नंबर 71 पर पेस्ट करनी है. कैन अ प्लांट और एनिमल बी अ हैबिटेट ऑफ अदर लिविंग थिंग्स? टू फाइंड आउट, ऑब्जर्व अ tall tree in a local habitat. Can you find other living things on it? What are some of the living things? वो कह रहे हैं जी, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की हैबिटेट हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर के पास कोई ट्री है तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो घर के पास दरख्त लगा हुआ है, तो उस दरख्त के पर कौन कौन से बर्ड्स रह रहे हैं या वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं जो उसके ऊपर सरवाइव कर रहे हैं. तो वो आपने ऑब्ज़र्व करना है और उसकी भी आपने लिस्ट बनाकर यहाँ पर पेस्ट करनी है.
A living things can be a habitat of other living things. Did you know that a human being is a habitat of many different types of microorganisms? Tiny living things such as bacteria. Yes, bacteria lives in our mouth. So there are the smallest bacteria that is also present inside our intestine. ठीक है, तो वो वहाँ पे भी रह रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि जी क्या हमारी बॉडी भी किसी लिविंग थिंग्स की हैबिटेट है? सोचें इस बारे में. Figure 4.3. A tree is a habitat of smaller plants such as ferns and orchids, animals such as ants and birds, fungi and microorganisms. हाईलाइट करें इस पॉइंट को. Next we have page number 72. You can use a key to help you to identify the plants and animal in a habitat. Use the key provided to identify the 4 garden animals A, B, C and D shown below. A पे snail है. ए में आपके पास स्नेल है, बी में बर्ड है, सी में आपके पास ग्रास होपर है और डी में आपके पास अर्थ वॉर्म्स है. तो वो कह रहे हैं एनिमल्स इन द गार्डन. Does it have legs? Yes. If it has legs, does it have feathers? Yes. Birds have feather. Grasshopper have no feather. तो वो कह रहे हैं कि स्नेल एंड अर्थवर्म डू नॉट हैव एनी लेग्स. ठीक है, तो ये आप इनके फीचर्स बताने हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं फर्दर. Try it out. Observe a local habitat. Local habitat, you have a lawn or a garden near to your home. Identify some animals and plants which can be found in this habitat. Construct a key to help your classmates identify some of the animals and plant in the habitat. तो आपने एक की बनानी है similar the key that is observed. ठीक है, जो हमने अभी इसको डिस्कस किए इस टाइप की आपने की बनानी है कि अगर आपके पहले आपने यहाँ पर लिखना है कि आपके एनिमल्स में कौन कौन से गार्डन हैं. तो फिर आपने बताना है कि वो आप उस पर और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे वो किस चीज़ पर फीड कर रहे हैं और उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. आप अपनी चॉइस के इनके अंदर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. Key points at the place where a living thing lives is its habitat. It is the place where it can find food, shelter, protection and mates. For example, the desert is the habitat of camel and cacti. A key can be used to identify plants and animal in a habitat. हाईलाइट करें इस पॉइंट को कि जो हमारे पास जो की आती है, जहाँ पे हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मेंशन करते हैं, वो हमें हेल्प करती है एनिमल्स और प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो उनकी हैबिटेट कौन सी हो सकती है. नेक्स्ट वी हैव द एनिमल्स एंड द प्लांट इन अ हैबिटेट आर इंटरडिपेंडेंट. क्या एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? लेट्स स्टडी दिस टॉपिक. इन व्हाट वेज डू एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स? थिंक ऑफ द फूड यू हैव ईटन इन योर लास्ट मील. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द फूड? कि आपने लास्ट जो मील ली है, वेदर इट्स अ ब्रेकफास्ट और डिनर, तो वो कह रहा है कि आपने डिनर या ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, तो वो कहाँ से हमें आया है, क्या वो एनिमल से आया है या वो प्लांट से है. ठीक है, सम ऑफ द फूड यू हैव ईटन कम्स डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, अदर्स मे कम फ्रॉम एनिमल्स. मैनी ऑफ द एनिमल्स इन टर्न फीड ऑन प्लांट. ठीक है, for example, figure 4.5 of fried chicken comes from chicken which feed on the plant. ये फ्राइड चिकन एंड राइस प्लांट्स के जो आपको नजर आ कि आप जो भी चिकन खाते हैं, इट कम्स फ्रॉम द एनिमल एंड एनिमल इज़ द चिकन एंड दिस चिकन इज़ have the feeding on plants. Many animals depend directly or indirectly on plants for food. Plants provide the animals with energy and nutrients. हाईलाइट करें इस पॉइंट को कि जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप
कोई भी सब्ज़ी खाते हैं या कोई भी आप प्लांट से रिलेटेड कुछ भी खाते हैं, जैसे पोटैटो या स्टोर्ड फूड खाते हैं, तो वो डायरेक्टली हम लोग प्लांट पर फीड कर रहे होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट कौन सी है, जैसे हम लोगों ने चिकन ले लिया, ठीक है, तो कोई मीट ले लिया, तो ये इनडायरेक्ट फीडिंग है। विदाउट प्लांट्स दिस एनिमल विल डाई, कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल भी सर्वाइव नहीं करेंगे और हम भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। Next is that besides food, animals depend on plants for shelter and protection. Trees, for example, can be habitats for animals such as birds and ants. They provide shelter and protection to their animal. Highlight करें, animals depend on plant for shelter and protection. जैसे आप ये देख सकते हैं, many types of monkey lives in tree, तो वो ट्री में रहते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एन ant नेस्ट ऑन अ ट्री, ठीक है, जो घोंसले बने होते हैं दरख्तों पे, वो भी उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनको फ्रॉम द अदर एनिमल्स। अ बी हाइव ऑन अ ट्री, अ बर्ड नेस्ट ऑन अ ट्री, दिस गर्ल फाइंड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन ऑन अ ट्री, ठीक है। वो आपने देखा होगा, जो गिलहरी है वो भागकर दरख्त की तरफ जाती है, जब भी उसको लग रहा होता है कि यहाँ देयर इज सम वार्निंग और अलर्ट कंडीशन, तो वो भागकर दरख्त की तरफ जाती है। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। Think about it, think peer share. Human beings, like other animals, are dependent on plants for food. In what other ways do human beings depend on plant? Why should human being not clear forest, ठीक है, indiscriminately? तो वो कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्यों नहीं फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते। इट इज़ वेरी क्लियर बिकॉज ऑल द एनिमल्स एंड द प्लांट्स that are surviving in the forest, they need their protection, shelter and food from them. Otherwise, if we clear the forest, the animals and the plants will be die out and there will be no more animals and the plant on earth. As you have seen, animals are dependent on plants for food, shelter and protection. Do plants in turn depends on animal? क्या plant भी animal पर depend करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं अब। In what ways do plants depend on animals? Plants can make their own food. Yes, plants can make their own food by the process of photosynthesis. Chloroplast that is present in the green part of the plant trap the sunlight and they prepare their food by the process known as photosynthesis. They do not depend on animal for food. उनको animal से food तो नहीं चाहिए होती, लेकिन फिर वो किस तरह से animal पर depend करते हैं। However, to grow healthily, they need nutrients from the soil or water in which they grow. Clear है? When animals die, they are broken down into simpler substances by decomposers such as bacteria and fungi. तो वो simple food में convert हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई में। These simpler substances such as mineral salts are nutrients for the plants. The plants absorb these nutrients through their roots for healthy growth. In this way, nutrients stored in the bodies of animals and recycled when the animals die. ये हम लोगों ने इसको लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से जो प्लांट्स को हाई न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. This dead animal is broken down by decomposers into simpler substances which are nutrients for plants. It is an important question, and the question is that how the decomposers act on the dead body. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो जितने भी हमारे डिकम्पोजर्स हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये हमारी जो भी डेड बॉडी आती है प्लांट्स या एनिमल की, उनके ऊपर फ़ौरन से ही आके रहना शुरू कर देते हैं और एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में, और वो इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में रिसाइकल होते हैं. Animals waste can be broken down by decomposers too. They are a source of nutrients for plant as well. Last time we have discussed about animal dung. Elephant dung can be used as fertilizer for plants. ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. जो एनिमल्स के डंग है, they are the high source of nutrients for the plants. That's why they can be used for the healthy growth of plants and animals.
Next we have the flowering plants depend on plant for reproduction as well. In the reproduction of flowering plant, pollens from the male part of the flower has to be transferred to the female part of the flower. This process is called pollination. Highlight करें इसको, it is important point. Some animals especially insects help in pollination. अब वो ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनको फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं या उनमें फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको अपने रिप्रोडक्शन के न्यू प्लांट्स और फ्लावर्स बनने के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने सीड्स को डिस्पर्स कर सकें। तो सीड को डिस्पर्स करने के लिए उनको एनिमल्स की हेल्प चाहिए होती है। जैसे आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है, जैसे डिफरेंट इंसेक्ट्स जब प्लांट्स या फ्लावर्स के ऊपर आकर बैठते हैं तो ये छोटे छोटे से जो पोलन्स, ये दाने आपको नज़र आ रहे हैं जिनको हम लोग पोलन्स का नाम देते हैं, ये दीज आर द स्टिकी पोलन्स। तो ये इनकी बॉडी के साथ या इनके लेग्स के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जब ये किसी दूसरे प्लांट पर जाके फीड करते हैं तो वहाँ पर ये अपने पोलन्स को वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, और इन दिस वे पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट इज ट्रांसफर्ड टू द फीमेल पार्ट एंड दस द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड. This process is called pollination. Besides pollination, some animals help in the dispersal of seeds. ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने भी डिस्कस किया है. Seeds are dispersed or scattered far away from the parent plants or other seeds to prevent overcrowding, so that the young plants which develop from the seeds do not need to compete for light, water and nutrients. तो ऐसे plants जो जिनके seeds disperse हो सकते हैं by animals, फिर उनको फर्दर ज़रूरत नहीं होती. If you have eaten a mango and thrown away the seed in the soil, you are helping to disperse the seed. Plants whose seeds are dispersed by animals usually have fruits which are juicy and fleshy, or have hair-like structures or hooks which will stick on the hair or the fur of animal. Highlight करें इस पॉइंट को कि ऐसे plants जिनके seeds फ्रूट्स जिनके सीड्स स्टिकी होते हैं वो इनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, और जब ये किसी दूसरे प्लांट पर जाते हैं वहाँ जाके ये सॉइल पे लैंड करते हैं. सॉइल पे जब लैंड करते हैं तो ये सीड्स सॉइल के अंदर चले जाते हैं, और इन दिस वे वी कैन गेट अ न्यू प्लांट. The seeds of juicy or fleshy fruits such as mangoes and berries are usually dispersed by animals which eat the fruits and discard the seed. Clear है? Next we have the page number 77. The fruit of the mimosa have hair-like structures to stick onto the fur or hair of passing animals. Figure 4.12. The fruit of the birdfrog fruit has tiny hooks to hook onto the fur or hair or passing animals on the clothes of human beings. It is important. Highlight करें इनको. At the last we have plants depend on animal for nutrients. Some flowering plants depend on animal for pollination and dispersal of seeds. Animal in turn depend on plant for food, shelter and protection. In other words, animals and plant depend on the other to survive. We say that they are independent. ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो किस तरह से एनिमल्स हैं वो प्लांट से अपनी फूड लेते हैं, बिकॉज एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड द प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स बिकॉज दे कैन नॉट डिस्पर्स देयर सीड्स एंड pollens. In this way both are interdependent to each other for their survival. It was our overall today's lecture. Next we have the key points. Plants and animals are in a habitat are interdependent, that is they depend on one another for survival. Animals depend on plants for food, shelter and protection. Plants depend on animals for nutrients. Some flowering plant depends on animals for pollination and dispersal of seeds. It was our overall today's lecture. If you find any difficulty, you can highlight the point and can ask queries. Thank you.